नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी एक नई क्लास में। अब अपन इस परसेंटेज टॉपिक के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आज की क्लास में, और अगर आज की क्लास में नहीं हो पाया तो अपन नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो अपना साझा का टॉपिक रहेगा। या तो साझा कर सकते हैं या फिर हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है और एक या दो क्वेश्चन कवर करता है अपने एलडीसी के एग्जामिनेशन में, तो अपन वो भी टॉपिक ले सकते हैं। तो आप इसमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि अपन कौन सा टॉपिक अपन को नया पढ़ना चाहिए। तो ये टॉपिक अपनी एक या दो क्लासेस में अपन ख़त्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं 117 इस क्वेश्चन से। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक टिकट का मूल्य 150 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ, 30 दिन यात्रा करता है और टिकट का मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो एक मंथ में ओवरऑल कितने पैसे लगेंगे उसके, 30 गुणा 50 कर सकते हैं, 1500 रुपये लगने चाहिए। और पास में उसके लग कितने हैं, 1125। तो ये कम करेंगे तो कितना आएगा, 1375 रुपये आएंगे। 375 रुपये आएंगे। ठीक है, तो मेरी बचत कितनी हुई, उसके लगने कितने चाहिए थे, 1500। बचत कितनी आएगी, आई 375 की। तो 375 की बचत आई कितने पर, 1500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल हो गए और 15 से ये कैंसिल हुआ, 30, 75, 75% की सेविंग्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी होगी। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य तो हो गया 160 रुपये। ठीक है, और इसने यात्रा कितने दिन करी, 26 दिन यात्रा करी इसने। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 26, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 316, 3160 रुपये आ गए। 4160। ठीक है, 4160 रुपये तो आ गए इसके खर्चे के। ओवरऑल अगर ये डेली टिकट लेके यात्रा करता है और इसने मासिक पास लिया, और मासिक पास का मूल्य कितना था, 2912 था। और बचत इसकी फिर कितनी आएगी, 41602912। इनको माइनस करेंगे तो बचत किसकी इसकी आ जाएगी, 8, 4, 2, 1, 1248 रुपये की बचत आ गई इसकी। और कितने रुपए पे इसके लगने कितने चाहिए थे, 4160 लगने चाहिए थे, 4160 लगने चाहिए थे। और 1248 की इसकी बचत आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये कैंसिल आउट किससे होएगा, 8 से कर सकते हैं क्या, 8, 40, 8, 16, 8, 40, 45, ठीक है। 13 से कर सकते हैं, चौके 52, कम 13, 13 दूनी 26। और अभी इसको 4 से भी कर सकते हैं, तो 10/3। अपन ने ये शायद उल्टा लिख दिया,
है ना, बचत ऊपर आएगी और ये 4160 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ओवरऑल, फिर ये सारे कैंसिल होंगे तो अपना कितना आएगा, 3/10 गुणा 100 आ जाएगा। ये कैंसिल किया, आंसर अपना आ गया 30%। ये अपन ने गलत कर दिया। ठीक है, इसका आंसर 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। अब इसको पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 17 तो वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं, और टिकट में मूल्य वयस्क का 1000 है और बच्चों का 500 है। तो सबसे पहले यही निकालते हैं, 17 बड़े हैं, 1000 रुपये की टिकट है, आएगा कितना, 17,000 रुपये तो इनके लगेंगे, और बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं और प्रत्येक की 500 रुपये की टिकट है, तो 2500 रुपये इनके लगते हैं। ओवरऑल किराया लगना कितना चाहिए, 19,500 रुपये लगने चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क है, तो वयस्क अपने पास कितने हैं, 17 बड़े हैं, और इनका अगर आधा कर दे, मतलब 2 वयस्कों का करना है ना, 2 के साथ एक फ्री है, तो लगभग 8.5 बच्चे फ्री आ जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, वो फ्री में यात्रा करेंगे। अगर 8.5 या फिर लगभग बराबर 8 मान सकते हैं, 8 फ्री हो सकते हैं इसमें ना। अपने पास अगर 8 से ज़्यादा बच्चे होते तब तो ये देखते कि कितने बच्चों की टिकट लगेगी, कितने फ्री होंगे, लेकिन क्वेश्चन में अपन को बच्चे ही 5 दिए हुए हैं, तो जब 8 बच्चे फ्री हो सकते हैं तो 5 तो आराम से फ्री रह जाएंगे ना। 5 के 5 बच्चे फ्री यात्रा करेंगे, और उन 5 बच्चों की टिकट कितने की कटनी थी, 2500 रुपये की। तो अपनी यही बचत हो जाएगी क्या, यही बचत हो जाएगी कि जितने बच्चे पैसे लगने चाहिए थे उनके नहीं लग रहे, बाकी वयस्कों के सबके लग रहे हैं। 2500 रुपये की बचत हो जाएगी, और कितने पे किराया कितना लगना चाहिए था, 19,500। 19,500 पे 2500 की बचत आ गई अपनी, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अपन इसको और काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 500 और 5 से काटेंगे 40, लगभग बराबर ये कितना आ जाएगा, 39, 2 नहीं 40 एक 500/39 है ना, 1 2.82%, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था, 17,000 तो बड़ों के लगने थे, 2500 बच्चों के लगने थे, ओवरऑल 19,500 लगने थे। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री था, तो वयस्क अपने पास 17 थे, 17 में से अगर अपन इन वयस्कों को 16 मान ले तो 2 के साथ एक फ्री है, तो 8 बच्चे इसके साथ फ्री हो जाएंगे। 8 फ्री हो जाएंगे तो 5 हमेशा फ्री आराम से कर देंगे अपन। 5 फ्री करेंगे तो 5 के पैसे 2500 लगने थे, वही तो नहीं लग रहे, उसी चीज़ की बचत हुई है, तो 2500 को 19,500 में भाग लेके निकालेंगे और आंसर अपना आ जाएगा 1282। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है। अब ये शुरू हो गए अपने मूल्य, खर्च और खपत के प्रश्न। तो कंसेप्ट क्या होता है कि ओवरऑल जो खर्च होता है ना, वो कैसे निकलता है, एक तो वस्तु का मूल्य होता है, और एक उसकी मात्रा लगती कितनी है या फिर उसकी खपत कितनी होती है ना। वस्तु का मूल्य और खपत, जैसे 5 रुपए का एक सेव है और अपन को कितने लगाने हैं, 5 सेव लेके आने हैं, तो कुल मिला के खर्च कितना हो जाएगा, अपन यही तो करते हैं, इनका मल्टीप्लाई 25 का खर्च आ जाएगा। तो ये मात्रा क्या है, ये तो है इसका मूल्य, और ये खपत है इसकी 5 सेवों की। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली इस फॉर्मूला पे ही अपन काम करेंगे, और खर्च को इंग्लिश में लिख देते हैं ई से एक्सपेंडिचर,
और मूल्य, मूल्य को प्राइस, और ये कंजप्शन। ठीक है, पी सी इक्वल्स टू ई होता है। इस पे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक वस्तु के मूल्य में, प्राइस में 40% की वृद्धि होती है, जिसमें उसकी खपत, खपत क्या, कंजम्पशन, एक कंजम्पशन बताई है, एक अपन को प्राइस बताया है। प्राइस में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है। 20% को क्या लिखते हैं अपन, 1/5, तो 40 को क्या लिखेंगे, 2/5, 5 में 2 की बढ़ोतरी। या फिर इसको ऐसे नहीं करके अपन क्या करेंगे, देखो सूत्र अपने पास क्या है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, ये फॉर्मूला है। तो खर्च अपन सारा कुल मिला के 100 मानते हैं। ये वाली तो है लेट की वैल्यूज जो अपन मान रहे हैं। अगर खर्चा 100 का है तो मूल्य 100 होना चाहिए, खपत भी मूल्य 10 होना चाहिए और खपत भी 10 की होनी चाहिए, इसीलिए खर्चा 100 आएगा। अब इसमें अपन परसेंटेज इंप्लीमेंट करते हैं कि मूल्य में तो 40% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में 40% की वृद्धि करेंगे तो 10 में 40% की वृद्धि 14 बन जाएगा ये। और क्या है इसमें, खपत में 20% की कमी होती है, खपत में 20% की कमी करनी है। तो 10 का 20% कितना, 2, 2 की कमी 10 में 8 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली क्या है, नई शर्त है एक तरह की। इसका कितना आएगा अपने पास, 14 8 112। ठीक है, तो खर्च पहले कितना था, 100 था, और अब अपना खर्च कितना हो गया, 112 हो गया। बढ़ोतरी कितने की हुई, +12% की वृद्धि हो गई। यही क्वेश्चन में पूछा है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च उसका 100 से 112 हो गया, तो 12% की वृद्धि होगी, 12% इंक्रीमेंट होगा इनके पास। तो ऐसे अगर अपने मूल्य में और खपत में अपन को चेंज देना, तो अपन इनको 10 मान के भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन को यहाँ पे 40% दिया है, 20% दिया है, तो 10 का 40% और 20% बहुत ईजी है। लेकिन जब इसको अपन को, जैसे मान लिया 37 सही 1/7% देते, तो अपन 10 मान के नहीं करते, फिर इसको अपन फ्रैक्शन से करते। तो वो भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन इसको अगर 10 मान के किया है, तो शुरुआत में अपन ने मूल्य माना 10 और खपत मानी 10, और खर्चा कितना था, 100 का। फिर उसके बाद में नई वाली शर्त आई, जिसमें इसने बोला कि 40% की वृद्धि होती है। तो 10 में 40% का इंक्रीज किया। 40% मतलब 10 का 40%, 4 आता है, 10 में 4 बढ़ाया तो +4 किया है, यहाँ पे 14 आ गया। और यहाँ पे 20% की कमी कर दी खपत में। खपत में 20% की कमी, 10 का 20% 2 आएगा, 2 से 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर अपन ने किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 का, 112 आया। तो ये नए वाली शर्त के हिसाब से अपनी खर्चा अपना हो गया 112 का। पहले खर्चा कितना था, 100 का, बढ़ा कितना, 12 बढ़ा, 100 पे ही 12 बढ़ा है, तो वो ऑलरेडी परसेंटेज है। तो अपन ने आंसर कर दिया 12%। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। सेम है, एक शर्त में तो अपन मानेंगे कि प्राइस 10 रुपये है, कंजप्शन भी 10 का है, ओवरऑल खर्च कितना है, 100 का। अब इसमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में ये कह रहा है कि मूल्य 20% बढ़ जाता है। ये तो प्राइस है, ये कंजप्शन है। मूल्य यहाँ बढ़ाएंगे 20%, और यहाँ कंजम्पशन कितना है, खपत में 10% की कमी है, -10%। फिर उसके बाद में अपन जो वैल्यू निकालेंगे कैसे आएगी, 10 का 20% बढ़ाना है तो ये आएगा 12, मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन को 10 का 10% कम करना है 10 में से, तो 10 का 10% 1 आएगा, तो ये 9 आ गया।
तो न्यू वाली शर्त में अपनी वैल्यूज क्या आ रही है, 12 निमा 108, 108 आ गया। तो अब ओवरऑल में क्या आ रहा है, पहले तो कुल खर्च कितना था 100 का, और अब खर्च कितना हो गया 108 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, बढ़ोतरी हुई है कितने की, 8% की। 8% का इंक्रीजमेंट है, यही अपना आंसर है। तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आया, खर्च हो गया 100 से 108, तो 8% खर्च बढ़ गया, 8% बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। सेम ही क्वेश्चन है, 40% बोल रहा है, 20% बोल रहा है, तो ये परिवर्तन अपन 10 में कर सकते हैं ना। तो मूल्य, प्राइस कंजप्शन इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, और प्राइस क्या है 10 माना, कंजप्शन भी 10 माना, एक्सपेंडिचर अपन ने 100 का माना। अब प्राइस में क्या बोल रहा है, मूल्य में 40% की वृद्धि, 40% का इंक्रीजमेंट 14 हो जाएगा, और उसकी खपत में 20% की कमी, खपत में 20% की कमी करेंगे, -20%, 8 हो जाएगा, 112 आ जाएगा। कितना फर्क आया, +12% का एक्सपेंडिचर। टोटल खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च 100 से 112 हो जाएगा। खर्च है ना वो 100 से 112 हो रहा है, मतलब 12% बढ़ रहा है, यही अपना आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब इस प्रश्न को देखो आप, प्रश्न क्या था, अपना फॉर्मूला अपन क्या लेके चल रहे थे, मूल्य गुणा में खपत बराबर क्या था, खर्च था। अब इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो खपत की वैल्यू कैसे निकलेगी, खर्च बटा मूल्य से, बराबर क्या आएगा, खपत आएगी। तो अपन ये चीजें देखते हैं हम, खर्च ओवरऑल कितना है, कि व्यय में केवल 10% बढ़ता है, व्यय मतलब इसका खर्च है वो 10% बढ़ रहा है, मतलब खर्च 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। और मूल्य क्या है, मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। मूल्य मूल्य 30% की वृद्धि, मतलब 10 पर 3 की बढ़ोतरी करेंगे तो 13 आएगा, +30% की बढ़ोतरी करिए। ठीक है, ये चीज अपन समझ गए। अब अपन ने क्या निकाला है, खपत की वैल्यू कैसे आती है, खर्च बटा मूल्य से आती है। तो ये करेंगे ना, खर्च के अंदर मूल्य का भाग देंगे तो खपत आएगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, ये वैल्यू तो है पुरानी खपत, खपत फर्स्ट वाली, उसके बाद में खपत बदलने के बाद में खपत सेकंड ये आई है। पहले अगर खपत 10/10 थी, तो बाद में खपत होगी 11/10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 11/13 बच जाएगा। और अपन ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन को इस बार क्या पूछा है, खपत में कमी या बढ़ोतरी पूछी है। और खपत कैसे आती है, खर्च में मूल्य का भाग देते हैं तो खपत निकलती है। इसलिए अपन ने ऊपर खर्च की वैल्यू लिखी, खर्च में कैसे परिवर्तन हो रहे थे, 10% की बढ़ोतरी हो रही थी, मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो रही थी। इन दोनों को भाग में लिख दिया, तो यहाँ भी भाग लगाना पड़ेगा,
अब ये भाग लगा दिया तो ये एक बन गया, ये एक बन गया। 13 इस तरफ आएगा तो 13 यहाँ आ जाएगा, 13 से 11 हो रही है। तो खपत जब पहले 13 थी अब 11 हो रही है, तो कमी कितनी क्या रही है, 2 की। 2 की कमी है कितने पे है, 13 पर, और गुणा में 100। खपत में 2 की कमी है, 13 पर है, गुणा में 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटा 13। 13 2 26, 4 0, 13 एकम 13 और 1 7 13। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा 15.38%। 15.38। तो यहाँ अपन ने क्या करा है, ये अपन दोबारा देखते हैं। खपत फर्स्ट निकालनी है, खपत सेकंड निकालनी है, तो वो निकलेगी कैसे अपने, पहले तो व्यय बटा मूल्य होता है ना, तो ऊपर व्यय की वैल्यूज लिख देंगे। व्यय कैसे चेंज हो रहा है, यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है मतलब 10 से 11 हो जाता है। फिर उसके बाद में मूल्य, मूल्य लिखेंगे, मूल्य 10 से 13 हो रहा है, और व्यय बटा मूल्य करेंगे तो अपने खपत के मान आएंगे। तो ये खपत फर्स्ट बन रही है, ये खपत सेकंड बन रही है। यहाँ भी भाग लगाना पड़ेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई एक है, 1/1 है, वो क्या बन रहा है, 11/13 बन रहा है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 11/13 बन रहा है, तो 13 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। तो खपत 13 से 11 हो रही है, 2 की कमी आ रही है, 2 की कमी है 13 पर, गुणा में 100 करा तो 200/13, आंसर आ गया 15.38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। एक वृद्धि तो क्या है 10% की, 10 से चीज़ें क्या हो रही है 11, और 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि कैसे हो रही है, 1/4, 4 में बढ़ोतरी हो गई 1 की, तो बन गया 5, मल्टीप्लाई ये आ गया 40, इससे आ गया 55, 40 से 55 बन रहा है, मतलब 15 की बढ़ोतरी हो रही है कितने पे, 40 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, और 150 बटा में 4, तो कितना आ गया 3 7 37.5। ठीक है, सीटें बढ़ी और एक सीट का मूल्य बढ़ा, तो ऐसे कुल टिकट की बिक्री निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ना कि कितने रुपए की तो टिकट थी और कितनी टिकटें बिकी, तो कुल बिक्री आएगी ना टिकटों की। ऐसे ही सेम यहाँ पे हुआ है कि सीटों में 25% की वृद्धि हुई, तो ये तो सीटों में वृद्धि होगी और एक सीट के मूल्य में वृद्धि ये होगी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ओवरऑल वृद्धि ये बन गई। ठीक है, 40 से कोई चीज़ 55 बन रही है, 15 की बढ़ोतरी हो रही है, 40 पे हो रही है, गुना 100 से कर देंगे, 37.5% अपना आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घर पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि होती है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किग्रा थी तो खपत कितनी है। खपत पूछी है, कैसे सॉल्व करेंगे।
खपत बराबर क्या होता है, कुल खर्च बटा में मूल्य। तो ऊपर अपन खर्च में परिवर्तन लिखेंगे और यहाँ अपने मूल्य में परिवर्तन लिखेंगे। 32% भाव में, मूल्य में तो 32% वृद्धि हो रही है, तो भाव तो अपन ने 100 माना, तो 100 से भाव हो गया 132। और खर्च, खर्च में केवल 10% की वृद्धि, 100 से खर्च कितना हुआ है, 110 हुआ है। ठीक है, अब अपन को खपत निकालनी है। खपत कैसे निकलती है, खर्च बटा मूल्य से। खर्च बटा मूल्य करेंगे तो इनके बीच में भी बटा लगाना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 132 इधर आएगा, तो 132 से 110 हो रहा है क्या, खपत। ये खपत की वैल्यू है, 132 से 110 खपत हो रही है। तो कितनी, परिवर्तन कितना आ रहा है, 132 से 110 का हो गया। और इसने क्या बोला है, यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किग्रा हो तो अब खपत कितनी है, 10 किलो। पहले 132 खपत थी और अब 110 हो गई। और प्रश्न के हिसाब से क्या है, 132 की वैल्यू 10 है, तो अपन को निकालनी क्या है, 110 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगी, 10 बटा 132 गुणा में ये क्या बन जाएगा, 1100। 1100 बटा 132, 4 से कैंसिल होगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 10 का 3, 7 सौ कट, 4 से कटा 7 सौ कटा है, 275 बटा 33, मतलब आंसर आएगा 33। 8 पर जाएगा, 8 सही, 1/3, 1/3 kg, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है, ये तो है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, और परिवर्तन अपन को यहाँ समझना है। खपत 132 से 110 की हो गई, 132 से 110 की हुई, और अपन को प्रश्न में इस बार क्या बता दिया कि खपत 10 किग्रा हो। पहले घी की खपत 10 किलो थी, पहले अपने हिसाब से 132 थी, प्रश्न के हिसाब से 10 थी, तो दोनों को बराबर कर दिया, फिर उसके बाद में 110 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 124 नंबर, कोई व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आय लिखेंगे, आय में क्या हो रहा है, अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो आय अपन ऐसे माने कि पहले 100 थी, 20% बढ़ी तो कितनी हो गई, 120। क्या है ये, पहले, और ये है अब की कंडीशंस। अब ये क्या बता रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, यहाँ पे खर्च लिख देंगे, खर्च कितना करता है, 75% भाग करता है, उसके, और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। खर्च 10% इसका बढ़ेगा, खर्च 10% कैसे बढ़ेगा, 75 का +10% करेंगे
तो 10% कितना होता है 75 का, प्लस में 7.5 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 7 जोड़ेंगे 82.5। अब क्या है बताइए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत कैसे निकलती है, आय कितनी है 100 की, खर्च कितना है 75 का, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25, ये क्या आई बचत। और यहाँ से 120 आय हो गई इसकी और खर्च इसका 82.5 हो गया, तो ये 7.5 तो ये हो गए 90 तक, 120 ये कितना बन गया 37.5। तो बचत पहले कितनी थी 25 की थी, अब कितनी होगी 37.5 की हो गई। ठीक है, तो बढ़ोतरी कितनी हुई प्लस 12.5 की बढ़ोतरी हुई। तो इसने पूछा है बचत का प्रतिशत बताना है, बढ़ी उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई 12.5 की, तो 12.5 की वृद्धि है कितने पे है 25 पर और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैसे कटेगा 12.5 दूनी 25, 100/2, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, शुरुआत कहाँ से होगी कि उसकी शुरुआत देखनी है, तो अपन देखेंगे उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय को करा सबसे पहले 100 से 120 कर दी, आय का 75% भाग खर्च करता है, तो खर्च में सबसे पहले ये लिखा कि 75% खर्च करता है पहले तो, और खर्च उसने फिर 10% बढ़ा दिया, तो 100 का इसने 75 खर्च कर दिया था, इसमें इसने 10% बढ़ाया तो ये 82.5 हो गया। अब इन्होंने पूछ लिया बचत का, तो बचत कैसे निकलती है, आय में से खर्च कम कर देते हैं तो बचत आती है, तो 100 में से 75 कम किया तो 25 आया, और 120 में से 82.5 कम किया तो 37.5 आया, 37.5 आया तो 12.5% 12.5 की वृद्धि हुई 25 पे, वो निकाला तो 50% की वृद्धि आई है अपने पास कुल मिलाकर बचत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये प्रश्न पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, रमन है, एक दो कंडीशन बनाएंगे, पहले वाली और अब वर्तमान की, आय में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो आय 100 मानी, 100 से 125 हो गई, और आय का 80% व्यय करता है, व्यय कितना करता है, आय का 80% मतलब 100 का 80% करता है, तो 80 आएगा। अब उसने क्या किया, यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय 80 था, इसमें इंक्रीजमेंट कितने का है 10% का, 80 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 88। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में से व्यय निकालेंगे तो बचत आएगी क्या, 100 में से 80 निकाला तो 20 आ गया, और 125 में से 88 निकाल दिया तो 10 12 ये हो गए, 12 और 25 20 30 37 वापस, 12 से 37 आ गया। तो बढ़ोतरी कितने की हुई 17 की, कितने पे 20 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंजे 100, 85% का इंक्रीजमेंट आ गया किस में, उसकी बचत में। ठीक है, सेम थ्योरी है, पहले अपन क्या लिखते हैं आय लिखते हैं, आय में परिवर्तन आता है और व्यय बताता है, उसका 80% व्यय कर दिया, फिर इसने क्या बताया कि व्यय में 10% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ 10% की वृद्धि दिखा दी, उसके बाद में आय में से व्यय घटा दिया तो बचत आती है, इधर से भी आय में से व्यय घटाया तो बचत आ गई, 20 से कोई चीज़ 37 बन रही है, 17 की वृद्धि हो रही है, 17 की वृद्धि में भाग लगा देंगे 20 का जो पहले की बचत थी,
और उसके बाद में मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 85%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 16 नहीं है, इसको यहाँ लिखेंगे 16 सही 2/3%। और ये 16 से 2/3 और 37 80% व्यय करता है। खर्च में 372%। ये भी 372 नहीं है, ये है 37 सही 1/2%। तो इसमें बताया क्या है, खर्च खर्च में क्या है 37 सही 1/2%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 12.5%, 12×32 36 1/8 3/8, 3/8 का वृद्धि है खर्च में। और क्या बताया है, आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि। आय में क्या बताया है 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट, मतलब 1/6 की वृद्धि है। ये प्रश्न में दिया गया है, कोई चीज 6 है वो 6 से 7 हो रही है। अपन को क्या ही लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, आय से करनी है। आय में 1/6 की वृद्धि हो रही है, तो कोई चीज 6 से 7 बन रही है, 6 से 7 बन रही है फ्रैक्शन में। अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो अब अपन यहाँ पे खर्च लिखेंगे। 6 का 80% निकालना मुश्किल है ना, तो 6 को अपन 600 मान लेते हैं और 7 को 700 मान लेते हैं। इसका 80% निकाल लेंगे क्या, 48 480, ये वाला खर्च आ गया। 80% का खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है तो उसके खर्च में 7.5 की वृद्धि हो जाती है। 8 से कोई चीज़ क्या बनती है, 11 बनती है। तो कोई चीज़ बन रही है 8 में 3 की वृद्धि, इधर देख लेते हैं। 8 से चीज़ बन रही है 11, 8 की वैल्यू कितनी है 480, तो 11 की कितनी आएगी 480/8 गुणा 11, 8×6 = 660। खर्च इसका क्या हो जाता है, इसने क्या बोला है 16 सही 2/3% की वृद्धि। 16 सही 2/3% का इंक्रीजमेंट अगर इसमें करते हैं तो वो चीज़ 480 से क्या बन जाती है 660 बन जाती है। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत क्या है, आय कितनी है 600, खर्च कितना है 480, वर्तमान प्रतिशत बचत। वर्तमान में तो अब ये है ना बचत, बचत कितने की है 40 की, 40 की बचत है। 700 आय थी, उसमें से 660 का खर्च हो गया, तो बचत कितनी होगी 40 की। 40 की बचत करता है ये कितनी आय पे, 700 की आय पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वर्तमान प्रतिशत बचत कैसे आ जाएगी 40/70%, 40/7%, 40/7%। आंसर आ गया 7×5 = 35 और 40, 5 सही 5/7%। आंसर आ जाएगा 5 सही 5/7। ऑप्शन गलत है। आंसर क्या है इसका
5 से ही 5/7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़ा आपने। अब इसमें अपन वैसे ही जैसे पिछले कई प्रश्न में अपने एलिगेशन लगा के सॉल्व किया है, तो वैसे इस प्रश्न को करेंगे। ए का कुछ हिस्सा है, बी का कुछ हिस्सा है। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है, 12%, और बी अपनी 20% धनराशि खर्च कर देता है। और क्या पता है, उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। ये तो आ गई बचत 85% की। तो यहाँ अपन जब खर्च लिख रहे हैं तो एलिगेशन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि तीनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। या तो सारे को खर्च में बदल लेंगे या फिर सारों को बचत में बदल लेंगे। तो बचत में सबको क्यों बदलें, क्योंकि फिर अपन को दो वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी जो खर्च में दी गई है। तो इस बचत को अपन खर्च वाले में बदल लेते हैं। तो 85% की अगर बचत है तो 100 माइनस 85, 15 खर्च हो गया होगा। तो ओवरऑल 15% का खर्च है। इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो कितना 4, और ये कितना 3, 4:3 आ गया किसका, इनकम का, ए की इनकम का, या फिर धनराशि जो शुरुआत में थी। ए के पास कितनी धनराशि बची है ये पूछा है। तो 4 और 3 कितना 7, ये कितना है 5 आएगा ना, यहाँ 5 और 3 8, 8 आया है क्या ए और बी के पास कुल धनराशि 12। अब प्रश्न में क्या है, ए के पास कितनी धनराशि बची है। तो इनकम कितनी है ए की 3 है, और उसमें से 20% खर्च कर देता है। तो 8 की वैल्यू 1200 है, तो 3 की निकाल सकते हैं क्या, 3 की 1200 बटा में 8 गुणा 3, और ये तो आ गई इसकी इनकम, और इसमें से इसने 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च कर दिया तो धनराशि बची कितनी 80%। तो इसका ही अपन सीधा 80% कर देंगे, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, 8 से 80, 10, 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ए की कितनी धनराशि बची है, ए की पूछी है, सॉरी अपन ने ये कैलकुलेशन बी पे कर दी। ए की धनराशि कितनी है 5, और बी की है 3। 8 की वैल्यू 1200 है, तो अपन 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1200 बटा में 8 गुणा में 5, और खर्च जब इसने 12% कर दिया तो बचत कितनी बचेगी 88%। इसका अपन निकालेंगे 88%। 0 से ये 2 0 गए, 8 से ये 11 गया, 60 गुणा 11 बराबर कितना आया 660 आंसर। ठीक है, तो अपन ने आज कुछ सवाल ऐसे करे जो एलिगेशन पे डिपेंडेंट थे, और बाकी से सवाल वो खर्च और खपत से संबंधित थे। कल की क्लास में अपन ऐसे 10-15 और सवाल लेंगे जो मिक्स टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद में अपन इस क्लास को ख़त्म करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।